अपने आप को हिंदू कहता है, अपने आप को ब्राह्मणों का गुलाम कहता है, उसे अपनी अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। आज बड़े पैमाने पे अगर ओबीसी ही संविधान का विरोध कर रहे हैं तो इसका कारण है कि हमारे ओबीसी समाज के घरों में संविधान नहीं है। उनके घरों में रामायण मिल जाएगी, गीता मिल जाएंगे, कुरान मिल जाएंगे, ऋग्वेद मिल जाएंगे, लेकिन संविधान नहीं मिलेगा। अगर वे संविधान नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनको कौन से अधिकार दिए गए हैं। रिजर्वेशन का विरोध ओबीसी के द्वारा खुद ब खुद रिजर्वेशन का विरोध किया जा रहा है। इसका कारण उन्हें यह जानकारी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकता है, वो गैर संवैधानिक था। असंवैधानिक जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, जो कि असंवैधानिक था, और ये निर्णय लेने का काम सुप्रीम कोर्ट में बैठे ब्राह्मण जजों के द्वारा किया गया। और उन 50% में 22.5% जो SC ST को रिजर्वेशन प्राप्त हुआ और ओबीसी को 27% मिला, जिसके कारण ब्राह्मणों द्वारा ओबीसी को यह कहकर भड़काया गया कि आप 52% हो, लेकिन 50% ही रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया है, तो आपको सिर्फ 27% ही मिल सकता है, क्योंकि 22.5% ऑलरेडी SC ST को मिल चुका है और 50 से ऊपर हो नहीं सकता। लेकिन ओबीसी समाज इस चीज को पकड़कर ये दोष SC ST को देना शुरू किया कि हमारे हक अधिकार SC ST के लोग खा रहे हैं, जबकि SC ST को फायदा ना पहुंचे इसके लिए ओबीसी को 27% रिजर्वेशन तो दिया गया, लेकिन उसके साथ ही उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया, जिसका मतलब होता है कि जिसके पास दांत है उन्हें चने दिखाए जाएंगे और जिनके पास दांत नहीं है उन्हें चने खाने दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो अपने बच्चों को हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन दे सकते हैं उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, और जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भी नहीं पढ़ा सकते हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब रिजर्वेशन को जीरो कर दिया गया। और ओबीसी समाज को यह बताया गया कि ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के द्वारा बनाया गया, शेड्यूल कास्ट को दिया गया, और ये रिजर्वेशन नीची जाति के लिए होता है, जिसके कारण ओबीसी बड़े पैमाने पे रिजर्वेशन का विरोध करते हुए नजर आना शुरू कर दिए। रिजर्वेशन का विरोध करने का मुख्य उद्देश्य जो हमने देखा समाज में कि ये एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के द्वारा जो संविधान लिखा गया, जिसके कारण ये विरोध कर रहे थे। लेकिन मैं उन तमाम ओबीसी समाज के साथियों को जानकारी देना चाहूंगा कि ये रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जिस रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं वो रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व की बात करती है। और रिप्रेजेंटेशन का, प्रतिनिधित्व का जो कॉन्सेप्ट था उसे लाने वाले व्यक्ति ज्योतिबा फुले ओबीसी समाज से थे। उसे कोल्हापुर संस्थान में 1890 में कोल्हापुर संस्थान में 50% रिजर्वेशन पारित करने वाला व्यक्ति साहू जी महाराज कुर्मी जाति से ओबीसी के थे, जिसे बाबा साहब ने जब संविधान लिखे उस समय उन्होंने इसमें संविधान में रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन को शामिल किया। मेरे पढ़े लिखे समाज के लोग और खास करके ओबीसी समाज के लोग, जो लोग ये समझते हैं कि संविधान में उनके लिए कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं मिला, वो एक बार पढ़ ले। आप जो सोचते हैं, मैं ये बातें ओबीसी SC ST एंड माइनॉरिटी सभी के लिए बता रहा हूं कि आप जो सोचते हैं कि हमने 8-8 घंटा पढ़ाई की और पढ़ाई करने की वजह से हमें नौकरियां हासिल हुई है, तो आपको जानकारी के लिए बता दे कि आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आर्टिकल 21-335 के तहत आपको रिजर्वेशन इन एजुकेशन मिला, शिक्षा में प्रतिनिधित्व मिला, शिक्षा में आरक्षण मिला, जिसके वजह से आज आप पढ़ने लायक बने हो। अगर आपको आर्टिकल 21-335 नहीं दिया गया होता तो आप पढ़ते कहां से? पढ़ने का अधिकार ना होता तो 8 से 10 घंटे पढ़ते कहां से? आप कहते हो कि 8 से 10 घंटा पढ़ने के बाद हमें नौकरी मिली, तो आर्टिकल 15(4) रिजर्वेशन इन जॉब, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, आपको नौकरी में प्रतिनिधित्व का जो अधिकार आपको आर्टिकल 15(4) में मिला, इसके तहत आपको नौकरियां मिली। फिर आप कहते हैं कि हमारे अंदर में टैलेंट था, हमने मेहनत की,
जिसकी वजह से हमें प्रमोशन मिला। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कभी किसी गेटमैन को, किसी द्वारपाल को, जो व्यक्ति जवानी में चपरासी की नौकरी लगती है और वो बुढ़ापे तक चपरासी का चपरासी ही रहता है, उसका प्रमोशन क्यों नहीं होता? बाबा साहब ने गवर्नमेंट सेक्टरों में आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति में प्रतिनिधित्व जो दिया, जिसके कारण हमारे लोगों को आज प्रमोशन मिलता है। उसके बाद हमारे लोग, हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी नेता, लीडर ये कहते हैं कि हम चुनाव में अपने दम पे खड़ा हुए, हमने अपने दम पे चुनाव जीता, हमने पैसे खर्च किए, तब लोगों ने हमें वोट दिया। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में आर्टिकल 330, 332 में आप लोगों को रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स दिया गया, जिसके तहत आप चुनाव में खड़ा होने लायक हुए। अगर ये रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स ना होती तो आप चुनाव में खड़ा ही नहीं होते। जब खड़ा ही नहीं होते तो वोट खरीदते कैसे और चुनाव जीतते कैसे? ये जो सारे अधिकार हैं जो हमें संविधान में दिए गए हैं, सबसे पहले मैं तमाम ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी समाज के लोगों को ये अनुरोध करूंगा कि आप संविधान को पढ़ें। अगर संविधान को नहीं पढ़ते हैं तो आपका जो अधिकार मिला हुआ है वो सभी के सभी छीनने वाले हैं और खत्म किए जाने वाले हैं। आज आरएसएस के द्वारा जो काम, कांग्रेस के द्वारा जो काम बाकी रह गया था, 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर उसके हाथों से ये काम कराए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ और आज वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है वो सिर्फ माई एजुकेशन फॉर माई कैरियर पढ़ा है। माई एजुकेशन फॉर माई कैरियर का उद्देश्य नौकरी लेने तक सीमित होता है, पैसे कमाने तक सीमित होता है, सुख सुविधाएं भोगने तक सीमित होता है। इससे ज़्यादा हमारे लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। मानसिक स्थिति, इसलिए मैंने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी समाज के लोग, जिसमें से ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है, अगर उसमें से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जब निकलते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो ब्राह्मण के पैर छूते हैं और ब्राह्मणी व्यवस्था को पालन करते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति अभी सुधरी नहीं है। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। मैं मुन्ना कुमार ध्रुव, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड एवं भारतीय युवा मोर्चा राष्ट्रीय सह संयोजक नई दिल्ली। साथियों, आज मैं कुछ खास और अहम बिंदुओं पे चर्चा करने और उसके साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल चौधरी जी है, उनके द्वारा जो भारत बंद की, जो तीसरे चरण में भारत बंद की जो घोषणा की गई, उसके समर्थन में आज मैं लाइव आया हूँ। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 3 चरणबद्ध आंदोलन करने की जो घोषणा चौधरी विकास पटेल सर के द्वारा की गई, जिसका समर्थन भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, इनके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत बंद की जो घोषणा की गई, उसका समर्थन किया गया, जिसका पहला चरण 22 मार्च 2022 को सफल रहा। दूसरा चरण 18 अप्रैल 2022 को रैली प्रदर्शन करके इसे सफल किया गया। आज जो विषय है वो भारत बंद के ऊपर जो प्रमुख बातें जिसमें इंगित की गई, जिसके तहत 25 मई 2022 को भारत बंद किया जा रहा है। साथियों, अभी लगातार पिछड़ा वर्ग समाज के ऊपर बहुत सारे अन्याय और अत्याचार इस तरह किए जा रहे हैं
ताकि पिछड़ा वर्ग मोर्चा को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को ये पता ना चल सके कि उनके साथ कौन से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस आंदोलन को और खास करके पिछड़ा वर्ग ओबीसी को दिग्भ्रमित करने के लिए आरएसएस और ब्राह्मणों के द्वारा रिलीजियस प्रोलाइजेशन का उपयोग और प्रयोग किया जा रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण का उपयोग और प्रयोग करके ओबीसी समाज के हक अधिकारों से उन्हें वंचित करने का काम ब्राह्मण और आरएसएस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ओबीसी के जो साथी है वो हजारों सालों से ब्राह्मणों के गुलाम रहे, और जो गुलाम रहे तो ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझने में वे विफल रहे, और आज भी बड़े पैमाने पे पिछड़ा समाज, पिछड़ा वर्ग समाज मानसिक तौर पे काफ़ी पिछड़ा है, सामाजिक तौर पे काफ़ी पिछड़ा है। हम किसी भी समाज को पिछड़ा तब कहते हैं जब वो आर्थिक आधार पे, शैक्षणिक आधार पे, मानसिक आधार पे और शैक्षणिक आधार पे जो व्यक्ति पिछड़ा रखा गया हो उसे हम पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ा समाज कहते हैं। लेकिन आज वर्तमान में शैक्षणिक स्थिति पिछड़ा वर्ग की सुधर गई है, सुधरी हुई है संविधान के वजह से, आर्थिक स्थिति भी सुधर चुकी है, लेकिन ओबीसी समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति और मानसिक स्थिति अभी तक नहीं बदली है और सुधरी नहीं है। आप लोग को ये चीज़ें सुनकर काफ़ी हैरानी होती होगी कि शैक्षणिक सुधर चुका है, आर्थिक भी सुधर चुका है, लेकिन मानसिक क्यों नहीं सुधरा। साथियों, इसका मैं एक उदाहरण बाबा साहब के द्वारा कही गई वो बात से देना चाहता हूं, जो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरा के रामलीला मैदान में कहा था, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ऐसा क्यों हुआ और आज वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है वो सिर्फ माई एजुकेशन फॉर माई कैरियर पढ़ा है। माई एजुकेशन फॉर माई कैरियर का उद्देश्य नौकरी लेने तक सीमित होता है, पैसे कमाने तक सीमित होता है, सुख सुविधाएं भोगने तक सीमित होता है। इससे ज़्यादा हमारे लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। मानसिक स्थिति इसलिए मैंने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी समाज के लोग, जिसमें से ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है, अगर उसमें से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जब निकलते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो ब्राह्मण के पैर छूते हैं और ब्राह्मणी व्यवस्था को पालन करते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति अभी सुधरी नहीं है। बन रहे हैं तो शिक्षा के कारण, शिक्षा में जो उन्हें अधिकार मिला, जिसके वजह से वो पढ़ पाए, इसको भी आज तक ओबीसी समाज के लोग समझ नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि ओबीसी के बहुत सारे अधिकारियों से हमने मुलाकात की और उनसे पूछा कि ओबीसी किसे कहते हैं। तो हमारे पढ़े लिखे लोग, जो अधिकारी कर्मचारी है, वो कहते हैं कि ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास होता है। हमने कहा सर, ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास ये तो फुल फॉर्म है, ओबीसी कहते किसे है, किस आधार पे ओबीसी है? ओबीसी वे लोग हैं जब ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, हमारे राजाओं को मार करके हमें गुलाम बनाने की कोशिश की, तो कुछ लोग जिन्होंने उनके धर्म, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति को लात मारकर उनके समाज से चले गए, उन्होंने जंगल में रहना पसंद किया, लेकिन ब्राह्मणों की गुलामी करना पसंद नहीं किया। वैसे लोगों को बाबा साहब ने आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब से रखा। फिर वैसे लोग, जिन लोगों ने आज 3000 सालों से ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है उसको चैलेंज किया, उसे बदलने की कोशिश की, और आज तक अछूतों जैसा उनके साथ व्यवहार होते आ रहा है, वैसे
लोगों को बाबा साहब ने आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट के नाम से अंकित किया। फिर बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई ने विरोध किया तो उसे जंगल की तरफ जाना पड़ा, दूसरे भाई ने विरोध किया तो गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया गया। अगर हम भी इसका विरोध करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं भेज दिया जाएगा। इसलिए बड़े भाई ने उस समय ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार कर ली। वैसे लगभग 3743 जातियों को, जिसमें से 2000 जातियाँ मंडल कमीशन में शामिल है, अभी भी 1743 जातियाँ मंडल कमीशन में शामिल नहीं है, अधिकार वंचित है। वैसे ही ओबीसी समाज को बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 340 में ओबीसी के नाम से अंकित किया। आज वर्तमान में ओबीसी अपने आप को हिंदू कहता है, अपने आप को ब्राह्मणों का गुलाम कहता है, उसे अपनी अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। आज बड़े पैमाने पे अगर ओबीसी ही संविधान का विरोध कर रहे हैं तो इसका कारण है कि हमारे ओबीसी समाज के घरों में संविधान नहीं है। उनके घरों में रामायण मिल जाएगी, गीता मिल जाएंगे, कुरान मिल जाएंगे, ऋग्वेद मिल जाएंगे, लेकिन संविधान नहीं मिलेगा। अगर वे संविधान नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनको कौन से अधिकार दिए गए हैं। रिजर्वेशन का विरोध ओबीसी के द्वारा खुद ब खुद रिजर्वेशन का विरोध किया जा रहा है। इसका कारण उन्हें यह जानकारी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकता है, वो गैर संवैधानिक था। असंवैधानिक जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, जो कि असंवैधानिक था। और ये निर्णय लेने का काम सुप्रीम कोर्ट में बैठे ब्राह्मण जजों के द्वारा किया गया। और उन 50% में 22.5% जो SC/ST को रिजर्वेशन प्राप्त हुआ और ओबीसी को 27% मिला, जिसके कारण ब्राह्मणों द्वारा ओबीसी को यह कहकर भड़काया गया कि आप 52% हो, लेकिन 50% ही रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया है, तो आपको सिर्फ 27% ही मिल सकता है, क्योंकि 22.5% ऑलरेडी SC/ST को मिल चुका है और 50 से ऊपर हो नहीं सकता। लेकिन ओबीसी समाज इस चीज को पकड़कर ये दोष SC/ST को देना शुरू किया कि हमारे हक अधिकार SC/ST के लोग खा रहे हैं, जबकि SC/ST को फायदा ना पहुंचे इसके लिए ओबीसी को 27% रिजर्वेशन तो दिया गया, लेकिन उसके साथ ही उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया, जिसका मतलब होता है कि जिसके पास दांत है उन्हें चने दिखाए जाएंगे और जिनके पास दांत नहीं है उन्हें चने खाने दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो अपने बच्चों को हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन दे सकते हैं उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, और जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भी नहीं पढ़ा सकते हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब रिजर्वेशन को जीरो कर दिया गया। और ओबीसी समाज को यह बताया गया कि ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के द्वारा बनाया गया, शेड्यूल कास्ट को दिया गया, और ये रिजर्वेशन नीची जाति के लिए होता है, जिसके कारण ओबीसी बड़े पैमाने पे रिजर्वेशन का विरोध करते हुए नजर आना शुरू कर दिए। रिजर्वेशन का विरोध करने का मुख्य उद्देश्य जो हमने देखा समाज में कि ये एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के द्वारा जो संविधान लिखा गया, जिसके कारण ये विरोध कर रहे थे। लेकिन मैं उन तमाम ओबीसी समाज के साथियों को जानकारी देना चाहूंगा कि ये रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जिस रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं वो रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व की बात करती है। और रिप्रेजेंटेशन का, प्रतिनिधित्व का जो कॉन्सेप्ट था उसे लाने वाले व्यक्ति ज्योतिबा फुले ओबीसी समाज से थे। उसे कोल्हापुर संस्थान में 1890 में कोल्हापुर संस्थान में 50% रिजर्वेशन पारित करने वाला व्यक्ति साहू जी महाराज कुर्मी जाति से ओबीसी के थे, जिसे बाबा साहब ने जब संविधान लिखे उस समय उन्होंने इसमें संविधान में रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन को शामिल किया। मेरे पढ़े लिखे समाज के लोग और खास करके ओबीसी समाज के लोग, जो लोग ये समझते हैं कि संविधान में उनके लिए कोई अधिकार नहीं है,
कोई अधिकार नहीं मिला, वो एक बार पढ़ ले। आप जो सोचते हैं, मैं ये बातें ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी सभी के लिए बता रहा हूं कि आप जो सोचते हैं कि हमने 8-8 घंटा पढ़ाई की और पढ़ाई करने की वजह से हमें नौकरियां हासिल हुई है, तो आपको जानकारी के लिए बता दे कि आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आर्टिकल 21-335 के तहत आपको रिजर्वेशन इन एजुकेशन मिला, शिक्षा में प्रतिनिधित्व मिला, शिक्षा में आरक्षण मिला, जिसके वजह से आज आप पढ़ने लायक बने हो। अगर आपको आर्टिकल 21-335 नहीं दिया गया होता तो आप पढ़ते कहां से? पढ़ने का अधिकार ना होता तो 8 से 10 घंटे पढ़ते कहां से? आप कहते हो कि 8 से 10 घंटा पढ़ने के बाद हमें नौकरी मिली, तो आर्टिकल 15(4) रिजर्वेशन इन जॉब, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, आपको नौकरी में प्रतिनिधित्व का जो अधिकार आपको आर्टिकल 15(4) में मिला, इसके तहत आपको नौकरियां मिली। फिर आप कहते हैं कि हमारे अंदर में टैलेंट था, हमने मेहनत की, जिसकी वजह से हमें प्रमोशन मिला। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कभी किसी गेटमैन को, किसी द्वारपाल को, जो व्यक्ति जवानी में चपरासी की नौकरी लगती है और वो बुढ़ापे तक चपरासी का चपरासी ही रहता है, उसका प्रमोशन क्यों नहीं होता? बाबा साहब ने गवर्नमेंट सेक्टरों में आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति में प्रतिनिधित्व जो दिया, जिसके कारण हमारे लोगों को आज प्रमोशन मिलता है। उसके बाद हमारे लोग, हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी, नेता, लीडर ये कहते हैं कि हम चुनाव में अपने दम पे खड़ा हुए, हमने अपने दम पे चुनाव जीता, हमने पैसे खर्च किए, तब लोगों ने हमें वोट दिया। उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि संविधान में आर्टिकल 330-332 में आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स दिया गया, जिसके तहत आप चुनाव में खड़ा होने लायक हुए। अगर ये रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स ना होती तो आप चुनाव में खड़ा ही नहीं होते। जब खड़ा ही नहीं होते तो वोट खरीदते कैसे और चुनाव जीतते कैसे? ये जो सारे अधिकार है जो हमें संविधान में दिए गए हैं, सबसे पहले मैं तमाम ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी समाज के लोगों को ये अनुरोध करूंगा कि आप संविधान को पढ़ें। अगर संविधान को नहीं पढ़ते हैं तो आपका जो अधिकार मिला हुआ है वो सभी के सभी छीनने वाले हैं और खत्म किए जाने वाले हैं। आज आरएसएस के द्वारा जो काम, कांग्रेस के द्वारा जो काम बाकी रह गया था, 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर उसके हाथों से ये काम कराए जा रहे हैं। और आज ओबीसी के लोग अगर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, उसके समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है और हमारे लोग ये सोचते हैं कि ओबीसी का प्रधानमंत्री बना है तो हमें इसका साथ सहयोग करना चाहिए। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है कि नरेंद्र मोदी को षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री बनाया गया। 70-80 के दशक से जो ओबीसी के समाज में जो चेतना, जो जागृति पैदा हुई, चाहे वो शरद यादव हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, ऐसे हमारे समाज में जब बड़े बड़े नेता, लीडर पैदा होना शुरू कर दिए और ओबीसी की जागृति बड़े पैमाने पे होना शुरू हो गई, तो ब्राह्मणों द्वारा और आरएसएस के द्वारा ये नीति बनाई गई, षड्यंत्र बनाए गए कि अगर 2014 में, आपको जानकारी होनी चाहिए, लालकृष्ण आडवाणी और सुष्मिता स्वराज प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन माहौल ओबीसी के समर्थन में था, जिसके कारण आरएसएस मोहन भागवत को यह नीति बनानी पड़ी कि अगर हम ब्राह्मण को, लालकृष्ण आडवाणी और सुष्मिता स्वराज जो कि ब्राह्मण है, अगर हम इन्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं तो ओबीसी समाज समझ जाएगा कि हम गुलाम हैं और ये आंदोलन कर देगा। इसलिए आरएसएस और मोहन भागवत के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ये नीति बनाई गई, ये रणनीति तैयार करने की गई कि ओबीसी समाज से
किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए और वो प्रधानमंत्री वही बनने लायक होगा ओबीसी में जो सबसे बड़ा दलाल होगा, जो सबसे बड़ा अपने समाज का दलाल होगा, सबसे बड़ा अपने समाज का भड़वा होगा, सबसे बड़ा अपने समाज का कुत्ता होगा, जिसे बाबा साहब ने कहा था कि अगर ये कुत्ते भौंकने वाले भी होते तो इसका मालिक डर जाता, लेकिन ये कुत्ता भौंकने वाला नहीं है, दुम हिलाने वाला है। इसलिए समाज में उन्होंने देखा कि ओबीसी समाज में सबसे बड़ा दलाल, सबसे बड़ा भड़वा, सबसे बड़ा कुत्ता जो दुम हिलाने वाला कुत्ता है, उसे खोजा जाए। जो हम बोले तो बैठे, हम बोले तो खड़ा होए, और जो हम बोले तो हमारा तलवा चाटे, ऐसा व्यक्ति खोजा जाए। तो ओबीसी समाज में नरेंद्र मोदी, जो कि एक अनपढ़ और जाहिल व्यक्ति है, जिसका बैकग्राउंड शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वैसे दलाल और भड़वे को आरएसएस और मोहन भागवत ने उसे प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। और आज उस जाति के लोग खुलेआम नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहे हैं कि हमारी जाति का प्रधानमंत्री बना है और हिंदू खतरे में है तो ये हिंदू को बचाने का काम करेगा। मैं उन जाति के लोगों से भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी तेली जाति से है, नरेंद्र मोदी तेली जाति से है, और उसके समाज के लोग भी जो आंख बंद करके उसका समर्थन कर रहे हैं, वे लोग भी उसी जाति के हैं, और बाकी जो लोग हैं वो ओबीसी के नाम पे उनका समर्थन कर रहे हैं। और ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस जाति के लोगों के द्वारा डायरेक्ट कहा जाता है कि हम संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान असमानता पे आधारित है, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, हम हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं उन तेली समाज के लोगों से भी ये बात कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में आपकी औकात क्या है। मनुस्मृति और उस हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि सुबह सुबह अगर तेली का चेहरा देख लिया जाए तो पूरा दिन खराब जाता है। अगर एक बार तेली का चेहरा देख लिया जाए तो पूरा दिन खराब जाता है और नहाना भी पड़ता है। ये आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं। अगर आप अपने धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हो तो ये आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो जिस धर्म में आपको देखने पे भी पाबंदी लगाई गई, जिसको देखने से भी जतरा खराब हो जाता है, दिन खराब हो जाता है, आज वर्तमान में उस जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, उस जाति का व्यक्ति को आज लगातार टीवी पे दिखाया जा रहा है, तो ये संविधान की देन है, ना कि मनुस्मृति और रामायण गीता की देन है। और उसी ओबीसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना करके सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिलवाया जाता है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना हो। और हमारे लोगों के बीच आरएसएस के द्वारा यह प्रचारित किया गया कि जाति आधारित जनगणना होने से देश में जातिवाद पैदा होता है। तो मैं उन सभी साथियों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि जाति आधारित जनगणना जाति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यह सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें यह पता किया जाता है, इसमें जांच की जाती है कि जिस समाज के लिए यह देश और यह संविधान बनाया गया है, उस समाज में उनकी वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। जिस प्रकार शादियों में जब बारात आने वाले होते हैं तो लड़की पार्टी लड़के वालों से पूछती है कि बारात में कितने लोग आ रहे हैं। तो लड़की पार्टी के द्वारा जब यह बताया जाता है कि 500 लोग आ रहे हैं, लड़के पार्टी के द्वारा जब यह बताया जाता है कि 500 बाराती आ रहे हैं, तो लड़की वाले 600 लोगों का खाना बनाते हैं ताकि ये घटे ना। जब हम एक छोटी सी पार्टी के लिए, शादी में खाना खिलाने के लिए जब हम जनगणना करते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, उसके मुताबिक हम खाना खिलाएंगे, कितने लोगों के लिए खाना बनाएंगे, तो आप सोच सकते हैं जब 135-140 करोड़ आबादी वाला ये देश है और जब सालाना इसके ऊपर बजट बनाए जाते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि बिना जनगणना किए हुए आपके फायदे के लिए, आपको हक अधिकार मिले, इसके लिए कैसे बजट बनाया जा सकता है बिना जनगणना किए हुए। यह जनगणना ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी समाज को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है कि अगर जनगणना होती है, इससे यह पता चलेगा कि कौन सा समाज कितना पिछड़ा है,
किसके पीछे ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, किसके पीछे कम खर्च करने की जरूरत है, कौन से समाज में नौकरियां ज्यादा मिली हुई है, किस में कम मिली हुई है, इसको ध्यान में रख करके अगले साल प्लानिंग करके उसमें सुधार लाने का काम किया जा सकता है। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा ये चाहत नहीं है कि ओबीसी को हक और अधिकार मिले। अगर ओबीसी जग गया, जिसकी आज वर्तमान में 60% जनसंख्या है, अगर वो ओबीसी जग गया और उसे प्रतिनिधित्व मिल गया तो हर दूसरा इंजीनियर, हर दूसरा डॉक्टर, हर दूसरा वकील, हर दूसरा सरकारी कर्मचारी ओबीसी का होगा। अगर ऐसा होता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को कब्जा भारत से खत्म हो जाएगा। और ये चीजें ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित की जा रही है कि संविधान गैर बराबरी पे आधारित है। मैं इस गैर बराबरी वाली जो शब्द है, इक्वेलिटी वाली जो शब्द है, इसके ऊपर मैं 1 से 2 दिन के बाद मैं फिर से लाइव आऊंगा और आपको इक्वेलिटी समझाऊंगा। जिस आधार पे ब्राह्मणों द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि संविधान असमानता पे आधारित है, और ओबीसी के साथ साथ ये समस्याएं आज वर्तमान में सभी समाज के साथ में की जा रही है। जब हमारे ओबीसी समाज को मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन मिला, उसके पहले ही उसे रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के तहत जिन सरकारी संस्थाओं में हमें रिजर्वेशन प्राप्त है, उन रिजर्वेशन जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उन सरकारी संस्थाओं को ही बेच डालो। ना सरकारी संस्थाएं रहेंगी, ना रिजर्वेशन रहेगा। यह प्लान ब्राह्मणों आरएसएस के द्वारा में बनाया गया। और आज लगातार 2014 के बाद ओबीसी प्रधानमंत्री के हाथों से यह लगातार निजीकरण का काम करवाया जा रहा है। आज हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग ना एलपीजी को जानते हैं, ना सेज समझते हैं, ना एफडीआई समझते हैं, ना एमएनसी समझते हैं, ना यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं। मैं इन सारे टॉपिक पे एक एक करके लाइव आने वाला हूं। एलपीजी समझाने के लिए भी आने वाला हूं, आपको सेज समझाने के लिए आने वाला हूं, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझाने आने वाला हूं। आज ये समर्थन के लिए वीडियो है। आज जो निजीकरण करके हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करके हमारे विद्यार्थियों को, युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है और उन्हें बेरोजगारी का एहसास ना हो, इसके लिए रिलीजियस प्रोलाइजेशन का उपयोग, धार्मिक ध्रुवीकरण का उपयोग और प्रयोग किया जा रहा है और मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। जिस प्रकार आप सभी ने अपने स्कूल में कक्षा में एक कहानी सुनी होगी कि 2 चोर किसान के यहाँ पे बैल चोरी करने के लिए जाते हैं, तो एक चोर किसान के जो बैल है उसके गले की घंटी लेकर के एक दिशा में भागता है और दूसरा चोर बैल को लेकर के दूसरी दिशा में भागता है। तो किसान को पता चलता है कि मेरी बैल का घंटी का आवाज आ रहा है, बैल चोरी हो रही है। तो किसान निकलता है अंधेरी रातों में और जिस ओर घंटी बज रही होती है उस ओर दौड़ा हुआ चला जाता है और बैल दूसरी तरफ चोरी हो जाती है। आज यही हालात ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी समाज के साथ किया जा रहा है ब्राह्मणों द्वारा, आरएसएस के द्वारा। ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटीज के संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी समाज को इसके बारे में जानकारी ना हो, एहसास ना हो, इसके लिए वो घंटी के तौर पे मुसलमानों का उपयोग और प्रयोग कर रही है। वो ये दिखा रही है कि मुसलमान विदेशी है, मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुसलमान आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में इस देश पे बहुसंख्यक हो जाएंगे और इस देश पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। ये डर दिखाया जा रहा है और हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग इस डर को समझ रहे हैं। इस डर को देख करके उनका ध्यान मुसलमानों की तरफ, वो घंटी जो बजाया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, हमारे लोग उस घंटी की तरफ नजर रखे हुए हैं और दूसरी तरफ ओबीसी, एससी, एसटी के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। उसी प्रकार शेड्यूल कास्ट के लोग आज वर्तमान में शेड्यूल कास्ट के ऊपर बड़े पैमाने पे अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं और ये दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि तुम्हारे संविधान होने के बावजूद भी
तुम्हें संवैधानिक अधिकार दिए जाने के बावजूद भी, तुम्हें SC ST प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर दिए जाने के बावजूद भी हम तुम्हारी बहनों की इज्जत लूट सकते हैं और तुम कुछ कर नहीं सकते। आज भी संविधान में अधिकार मिलने के बावजूद भी तुम्हें मूंछ रखने के अधिकार नहीं है। आज भी संविधान होने के बावजूद भी तुम घोड़ी पे चढ़ने लायक नहीं हो। आज भी संविधान होने के बावजूद भी तुम सार्वजनिक जगहों पे जाने के लिए तुम्हें रोक लगाया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी औकात आज भी वही है। और ये इसलिए किया जा रहा है और इसलिए ब्राह्मण सफल हो रहे हैं इसमें, क्योंकि जब शेड्यूल कास्ट के ऊपर में अन्याय और अत्याचार होता है तो शेड्यूल ट्राइब के लोग सोचते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर हो रहा है। ओबीसी समाज के लोग सोचते हैं कि शेड्यूल कास्ट के ऊपर हो रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो समस्याएं ओबीसी के साथ हो रही है, जो समस्याएं एससी के साथ हो रही है, जो समस्याएं एसटी के साथ हो रही है, समस्याएं हो तो रही है, समस्याओं के प्रकार अलग है, लेकिन हमारे ऊपर शोषण करने वाला व्यक्ति एक ही है। ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना ना हो ताकि ओबीसी को अधिकार से वंचित किया जा सके। इससे फायदा किसे होने वाला है? ब्राह्मणों को। शेड्यूल कास्ट के पास अगर अधिकार आते हैं और शेड्यूल कास्ट के ऊपर में आज वर्तमान में मूंछ रखने पे मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने से मारा जा रहा है और उनकी महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, ये करने वाले कौन लोग हैं? ब्राह्मण तत्सम जाति के लोग हैं। शेड्यूल ट्राइब के व्यक्तियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें मार दिया जा रहा है। और प्रचार माध्यम उनके हाथों में होने की वजह से अगले दिन पेपर में, मीडिया में यह कहते हुए नजर आते हैं कि इतने नक्सली मारे गए, मुठभेड़ में इतने नक्सली मारे गए। हमारे लोगों को लगता है नक्सली मारे गए वो शांत हो जाते हैं। ओबीसी को जाति आधारित जनगणना ना करके उसका विरोध किया जा रहा है, उनको हक अधिकार से वंचित किए जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को उनको मूंछ रखने पे मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पे मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आदिवासियों को नक्सली बोल के मारा जा रहा है, मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलकर मारा जा रहा है, आतंकवादी बोलकर मारा जा रहा है, क्रिश्चियनों को क्रिश्चियन मिशनरी के तौर पे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आज कोई भी बचा हुआ नहीं है, लेकिन सभी के ऊपर अन्याय अलग अलग तरीके से हो रहे हैं और हमारे लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब समस्याएं ओबीसी की है, ओबीसी सोचता है कि इसे मैं अकेले हल कर लूंगा। अगर आप अकेले हल कर लोगे तो एससी एसटी अगर साथ में नहीं लेते हो, क्योंकि आंदोलन में संख्या शास्त्र मायने रखता है, राजनीति पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में संख्या शास्त्र मायने रखता है, मेजोरिटी मायने करती है, मेजोरिटी मायने रखती है, तो 52% व्यक्ति सिर्फ अपना लड़ाई कैसे लड़ सकता है? अगर उसे वो क्या सोचता है कि वो क्या एससी एसटी को इग्नोर करके क्या लड़ाई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। शेड्यूल कास्ट के लोग 15% है। जब उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होते हैं तो 15% ओबीसी 52% को और एसटी 7.5% को इग्नोर करके अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है। क्या ओबीसी के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे? क्या एसटी के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे? क्या आप अकेले लड़ाई लड़ सकते हो? जीत सकते हो? नहीं जीत सकते। शेड्यूल ट्राइब के लोग जो 7.5% है वो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं। वो 52% ओबीसी को इग्नोर कर रहे हैं, 15% एससी को इग्नोर कर रहे हैं। आप 7.5% आवाज उठा करके देश में लड़ाई लड़ सकते हो? आप लड़ाई लड़ सकते हो, जीत सकते हो? 7.5% मेजोरिटी, बहुसंख्यक मेजोरिटी चाहिए होता है। आंदोलन में संख्या शास्त्र मायने रखता है, लोकतंत्र में संख्या शास्त्र मायने रखता है। माइनॉरिटी जो 10.5% माइनॉरिटीज है, वे लोग सोचते हैं कि हम अपनी लड़ाई अलग से लड़ लेंगे। मुसलमान अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है। मुसलमान 10.5% है, 15% माइनॉरिटीज में 10.5% मुसलमान है। क्या मुसलमान ये सोच रहे हैं कि मैं अकेले 10% लड़ाई लड़के जीत जाऊंगा? आप 90% लोगों को इग्नोर कर रहे हो। आप कैसे सोच सकते हो कि 90% को इग्नोर करके 10% लड़ाई लड़के जीत सकता है? सिखों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है तो सिख अकेले लड़ाई लड़ रहा है, जिनकी संख्या 2 से 3% है। क्या 2 से 3% लोग इस व्यवस्था पे, जो इस देश पे जिस ब्राह्मणी व्यवस्था ने कब्जा कर रखा है, उसके खिलाफ लड़कर जीत सकते हो? कोई भी अकेले लड़कर के इस आंदोलन को सफल नहीं कर सकता है। कोई भी अकेले इस आंदोलन को जीत नहीं सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस आंदोलन में संख्या शास्त्र मायने रखता है, राजनीति में संख्या शास्त्र मायने रखता है।
तो ये जो संख्या मायने रखता है, इस संख्या को हमें बनाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटीज को एक मंच पे आना होगा। भले ये आंदोलन आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन इसमें जो मुद्दे हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लेकर है। इसमें पुरानी पेंशन के मुद्दे हैं, इसमें ओबीसी को अधिकार मिले इसके मुद्दे हैं, इसमें ईवीएम में घोटाला करके जो वर्तमान में सरकार बनी हुई है इसके मुद्दे हैं, इसमें आदिवासियों के जल जंगल जमीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, उन्हें अधिकार वंचित किया जा रहा है, इसके मुद्दे हैं। इसके बाद लॉकडाउन में जो जबरदस्ती जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है ये भी मुद्दे हैं। इसके साथ साथ हमें ही, जो ब्राह्मण खुद विदेशी है वो हमें विदेशी घोषित करने के लिए एनआरसी सीए ला रहा है, इसके विरोध में भारत बंद है। निजी क्षेत्रों में हम मांग कर रहे हैं रिजर्वेशन पारित करने का, यह भी एक मुद्दा है। उसी प्रकार लगातार जितने भी समस्याएं भारत में उत्पन्न हो रही है उस मुद्दों को आधार बना करके वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा इस भारत बंद का ऐलान की है, जिसका समर्थन मैं मुन्ना कुमार ध्रुव, भारतीय युवा मोर्चा राष्ट्रीय सह संयोजक, भारतीय युवा मोर्चा नई दिल्ली, मैं अपनी पूरी देश की यूनिट के साथ, पूरे देश की यूनिट के साथ मैं इस आंदोलन को, ये जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो भारत बंद की जो घोषणा की गई है इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। और मैं अपील करता हूं तमाम उन युवाओं से, बेरोजगारों से, विद्यार्थियों से और साथ ही इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों से कि आप इस आंदोलन में, इस भारत बंद में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और इस भारत बंद को सफल बनाए। और यह भारत बंद एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है ब्राह्मणों के ऊपर। एक खुशखबरी में गुड न्यूज देना चाहूंगा इस लाइव वीडियो के तहत कि जो ब्राह्मण आरएसएस जो प्लानिंग किए हुए थे कि 2025 तक हम इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, आज उस मोहन भागवत को मीडिया के सामने आकर यह कहना पड़ रहा है कि 15 साल और लगेंगे, 15 साल और लगेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने में। यह बामसेप की उपलब्धि है। जो लोग कहते हैं कि बामसेप की उपलब्धि क्या है, यह उपलब्धि है कि आरएसएस जैसे सत्ताधारी व्यक्तियों द्वारा, जिन लोगों ने संविधान के 4 पिलर के ऊपर में कब्जा कर रखा है, जिनका इन व्यवस्था के ऊपर में कब्जा है, वे लोग भी आज बामसेप से डर रहे हैं और आज मीडिया में आकर यह कह रहे हैं कि जो 2025 में उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना की थी, आज वे समझ गए हैं कि बामसेप इसे पूरा नहीं होने देगी। इसलिए आरएसएस के संचालक मोहन भागवत के द्वारा यह बयान दिया गया कि हमें और 15 साल लगेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने में। लेकिन ना आज ये हिंदू राष्ट्र बन पाया है, ना कभी बना था और ना कभी बनने वाला है। मोहन भागवत सपना ही दे सकता है। और उसने जिस पालतू कुत्ते को, जो समाज का दलाल और भड़वा है, कुत्ता है, जो आज वर्तमान में जिसको उसने नरेंद्र मोदी को, जिसने प्रधानमंत्री का पद बना करके प्रधानमंत्री पद दे रखा है, वो व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाएगा। आज बड़ी संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी समाज के लोग जागृत हो रहे हैं और इस आंदोलन में साथ सहयोग कर रहे हैं। और ब्राह्मणों द्वारा जो अलग अलग संगठनों में हमारे समाज को तोड़ के रखा गया था, आज एक और खुशखबरी है कि पूरे भारत में अलग अलग संगठन के लोग, लगभग 20 से 30 हजार संगठन के लोग आज बामसेप के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज वे लोग बामसेप को साथ सहयोग कर रहे हैं। आज वे लोग बामसेप के आंदोलन में जुड़ करके ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई में कूद चुके हैं, जिसे देख करके ब्राह्मणों में डर पैदा हो चुका है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग तो एक हो ही रहे हैं, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी के जो तमाम अलग अलग संगठन बनाए गए हैं वे लोग भी एकजुट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज हमारे युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को, अपने अंदर में एक नेतृत्व पैदा कर सके
अपने आप में, अपने समाज के अंदर में मान सम्मान और स्वाभिमान पैदा कर सके और अपने समाज को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। हमारे युवा आज वर्तमान में मिसगाइड हुए पड़े हैं। आज आरएसएस के खेमे में एबीवीपी जो विद्यार्थियों का संगठन है, आरएसएस का कांग्रेस द्वारा जो एनएसयूआई बनाया गया है विद्यार्थियों का संगठन, उसमें जो मिसगाइडेड हो चुके हैं हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज के विद्यार्थी, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है हमारे साथ में, वो अपने समाज के साथ में जुड़ो, ब्राह्मणों के संगठनों से दूर हटो। और जो चीजें आज नजर आ रही हैं कुछ युवाओं, विद्यार्थियों, बेरोजगारों के अंदर में, कि वो आवाज उठाने में डरती है, अपने आप को मर्द कहती है और आवाज उठाने में भी डरती है। इसलिए मैं उन युवाओं से, वैसे विद्यार्थियों से, वैसे बेरोजगारों से एक बात कहना चाहता हूं और अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं कि नपुंसक वो नहीं है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। नपुंसक वो नहीं है जो बच्चे पैदा कर नहीं सकते। मेरी नजर में नपुंसक वो है जो अपने समाज के, अपने परिवार के लिए और खुद के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है, जो नहीं लड़ता है, जो गलत के खिलाफ में आवाज नहीं उठा सकता है। मेरी नजर में वो व्यक्ति नपुंसक है। आप क्या हो, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। आप स्वयं निर्णय ले सकते हो कि आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आवाज, हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हो या नहीं उठाते हो। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, खुद के लिए मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो। आप खुद से डिसाइड कर लो। मैं किसी को नाम लेकर नहीं बताना चाहता, ना नाम लेकर बोलना चाहता हूं। अगर आप अपने समाज के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ सकते, बुराइयों के खिलाफ में आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो समझ जाओ आप नपुंसक हो। समझ जाओ आप नपुंसक हो, नामर्द हो। अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हो तो समाज के लिए लड़ाई लड़ो। अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हो तो हक, अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ो। बच्चे तो कुत्ते भी पैदा कर देते हैं, तो कुत्ता आकर के अपने आप को कहे कि मैं मर्द हूं, देखो 10-10 बच्चे पैदा किए हैं, तो मेरे नजर में वो नामर्द है। क्योंकि कुत्तों के अंदर में कोई सम्मान और स्वाभिमान नहीं होता है। कुत्तों के अंदर में मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता है, वो भी 10-10 बच्चे पैदा कर देता है। सुअर भी एक बार में 1-1 दर्जन बच्चा पैदा करते हैं, तो क्या सुअर आकर कहे कि मैं मर्द हूं? वो सुअर कह सकता है कि मैं मर्द हूं? जो सुअर इंसानों की गंदगियां खाता है। मर्द वो होता है जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ सकता है। मर्द वो है जो अधिकार बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ सकता है। मर्द वो है जो गलत हो रहा है लेकिन डट करके उसका विरोध कर सके। मोहम्मद साहब का उदाहरण देना चाहता हूँ। मोहम्मद साहब की सेना में उनके साथ बहुत कम लोग थे और विरोध में हजारों की सेना में लोग थे। इसके बावजूद भी मोहम्मद साहब ने डर के कारण फैसला नहीं किया था, डर के कारण निर्णय नहीं लिया था, डर के कारण उनके सामने झुके नहीं थे। अगर झुक गए होते तो आज उनको मानने वाले इतने लोग ना होते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप तमाम साथियों से, तमाम युवाओं से, बेरोजगारों से, और एक बात और, जो विद्यार्थी है, जो युवा है और जो बेरोजगार है, ये सिर्फ पुरुष है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार सिर्फ पुरुष होते हैं, ये बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। विद्यार्थी महिलाएं भी होती है, युवा महिलाएं भी होती हैं और बेरोजगार महिलाएं भी होती हैं। इसीलिए इस आंदोलन में महिलाओं का भी एक अहम योगदान होना चाहिए। आप अपने घर से महिलाओं को निकालिए, उन्हें जागृत करिए और इस आंदोलन के साथ में जोड़िए और इस भारत बंद को सफल बनाइए। इतनी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इस आंदोलन को मैं अपना पूर्ण तौर पे पुरजोर समर्थन करता हूँ। इसमें मैं अपना साथ सहयोग पूरी तन और मन और धन से दूंगा, इसकी मैं आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। और आप लोग भी इस आंदोलन को, इस भारत बंद को सफल करेंगे, सफल बनाएंगे, इसकी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ।
आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और इसको अमल करेंगे और इस भारत बंद को आप सफल बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, जय जोहर।